हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किया था। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और टोटल आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद 50 बहुविकल्पीय, 50 लघु उत्तरीय और 50 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कर लेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और फिर मानचित्र वाला क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जितना मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे पूरा तैयार कर ले तो मान के चलिए 70 नंबर में से कम 60 प्लस तो आपका अचीव हो ही जाएगा यहीं से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन क्वेश्चन को देखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैंने आसान शब्दों में सरल भाषा में क्वेश्चन को यहाँ पे प्रेजेंट किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ पाओ। 25 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन है कि पर्वतीय जो क्षेत्र में विकास कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, आपको हेडिंग बना लेनी। क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बनाना है, लिखना है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे उत्तर मैं आपको बताऊंगा समझ में नहीं आया, तो फिर कैसे उसको समझ कर बनाकर कैसे लिखें ये भी इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, यह कार्यक्रम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए बनाया गया है। तो जो विकास कार्यक्रम योजना बनाई गई है, ये भारत के किन क्षेत्रों में काम करेगा? तो जवाब होगा भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इन क्षेत्रों में, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, कृषि को बढ़ावा देना, बागवानी का मतलब जो बगीचे होते हैं, इसमें बहुत सारी फल की जो होती है पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी फूलों की पेड़ मतलब होते हैं पौधे, तो इनका जो है इस प्रकार से बागवानी करना। वनीकरण का मतलब वनों का जो है वृक्षारोपण करना, सिंपल भाषा में कहें। ठीक है, और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना, यानी इन्वायरमेंट बना रहे अच्छे से, कोई किसी को दिक्कत ना हो, कोई हानि ना हो, इस प्रकार से वहां पे योजना बनानी है। तो यहाँ पे जैसे के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आदि राज्यों में जो पर्वतीय क्षेत्र है, राज्य हैं, इनमें जो है ये पर्यटन और बागवानी का बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो अगर सिंपल भाषा में 2 लाइन में समझना चाहते हैं तो आप बस इतना समझ जाइए कि भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इन कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। क्योंकि नाम से स्पष्ट है, पर्वतीय क्षेत्र, तो विकास कहाँ किया जाएगा? पर्वतीय वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कृषि, बागवानी, वनीकरण और पर्यावरण संतुलन या रोजगार को बढ़ावा देने के बारे में बात कही गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे 2021 में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात लगभग 1020 महिलाएं प्रति 1000 जो है पुरुष पर है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना उठा के देखा जाए तो भारत में 943 महिलाएं हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों पे यहाँ पे। तो अगर देखा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में लिंगानुपात है, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल में है और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से मानचित्र का भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताना है। तो भारत में कोयला उत्पादक के किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड में जो है झरिया फेमस है। ठीक है, झारखंड का झलिया जो है, झरिया मतलब झरिया। ठीक है, झारखंड का झरिया फेमस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, धनबाद की जगह आप लिख सकते हैं, धनबाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झरिया जो है आपका फेमस है तो आप इसको लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा। धनबाद को जो है भारत का कोयले की राजधानी धनबाद को कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है,
इस एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बस काम खत्म, ठीक है। इसके बाद वहीं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप ये फार्मूला है इसको जरूर लिखेंगे, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल अगर आप इसको लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, परफेक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे भारत में बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। बिहार में सबसे जनसंख्या घनत्व है, और अगर वही बात करें सबसे कम तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के 2 लौह अयस्क क्षेत्र के नाम बताने हैं। तो लौह अयस्क में उड़ीसा और कर्नाटक आप लिख सकते हैं। अगर आपको जगह का नाम पता है तो आप यहाँ पे इसको हटा दीजिए, क्योंझर लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। कर्नाटक में बेल्लारी क्षेत्र आप इसको लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपका उड़ीसा है, ठीक है। अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछ ले कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है तो जवाब क्या होगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है भैया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका। आगे बात करते हैं, इन क्वेश्चन को भी नजर डालते हैं तो सामने आपके सामने आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक बताइए। 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला घटक है आर्थिक विकास, ठीक है। सबसे पहला जो घटक है वो आपका आर्थिक विकास है। लोगों को आय बढ़ाना, आर्थिक विकास का मतलब कि मानव विकास कब करेगा, जब लोगों की आय बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या करेगा, मानव विकास करेगा। तो ये पॉइंट आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि मानव विकास तब करता है जब मानव की आय बढ़ेगी, यानी लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास का मतलब मानव विकास होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का मतलब ये है यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य होगा, लंबा जीवन जिएंगे तो मानव विकास 100% करेगा, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो क्या आप कोई काम कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो क्या आपको आय मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या विकास कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है भैया कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप काम करेंगे, काम करेंगे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो भैया आपका विकास होगा, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा और साक्षरता। शिक्षा भी जरूरी है, शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए आपको शिक्षा और साक्षरता मतलब कि आपको साक्षर बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़कर आपको कुछ कामयाब इंसान बनना पड़ेगा, कुछ ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिससे आप अपने जो विकास हैं वो आप कर सकें, अपने संसाधनों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं उसे आप कर सकें। तो विकास तब कर पाएंगे जब आपके पास एजुकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब यह है कि बेहतर जीवन जीने की स्थिति में आप तब आएंगे जब आपके पास आय होगी, आय होगा तो आपका जो है जीवन सुधार होगा, जीवन में सुधार होगा, सिंपल सी बात है, बेहतर जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से और आपको नंबर मिल जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो पंचम क्रियाकलाप में देखिए, यह सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? सेवा क्षेत्र से, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी कार्य आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में अगर बात करें तो यहाँ पे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप के थोड़ा सा ऊपर का श्रेणी है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का श्रेणी है। लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है ये उदाहरण नहीं रहेगा क्योंकि ये उदाहरण तृतीय क्षेत्र का है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च तकनीकी जो है इसमें पंचम क्रियाकलाप में आ जाएंगे, ठीक है। ये इसमें नहीं रहेगा, ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। ये तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने नेक्स्ट है, प्रक्षिप्त बस्तियां या एकांकी बस्ती क्या होती है? प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती हेडिंग बना लेंगे और अच्छे से लिखेंगे, ऐसी बस्तियां जहां घर दूर दूर होते हैं और लोगों के खेत और काम के स्थान पास पास करने मतलब पास पास होते हैं। जैसे मान लो आपका एक गांव है, गांव के आसपास ही यहाँ पे आपके खेत होते हैं, ठीक है। गांव के आसपास ही लोगों का खेत होता है और वहां पे घर जो होते हैं थोड़ा बिखरे बिखरे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में जो है घर दूर दूर होते हैं, रास्ते जो है बहुत विरल होते हैं, तो वहां पे जो लोग निवास करते हैं उनको एकांकी बस्ती के नाम से जाना जाता है। ऐसे बस्तियां हमें राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बस्तियां यानी घर दूर दूर दिखाई दें, रास्ते थोड़ा विरल हों, मतलब
विरल हो, ज़्यादा घना ना हो, तो ऐसी बस्तियां जो है एकांकी या परिचित बस्ती के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। तो अगर एक लाइन में समझना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज का मतलब इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इसमें धातु पाई जाती है, उसे धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे लोहे के जो है अयस्क होते हैं, उसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, तांबा में, बॉक्साइड में, मैग्नीज में, इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, वही बात करें अधात्विक में, तो अधात्विक मतलब कि इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, चूना पत्थर है, इन सब में। मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूं, ध्यान रखिएगा, जब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं एक सेंटेंस लिखूं सफल, ठीक है, तो सफल का मतलब क्या होता है, सफल का मतलब भैया सफल हो गए हैं, पास हो चुके हैं, है ना, उत्तीर्ण हो चुके हैं। लेकिन मगर इस शब्द के आगे छोटा आ लगा दूं, छोटा आ लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, मतलब पास नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं एक ट्रिक यहाँ पे, कि जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए, शब्द के आगे छोटा आ लग जाए, तो 99% में उस छोटे आ लगने के बाद उस सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था सफल, तो उसका मतलब पास हो गया है, और फिर मैंने बना दिया असफल, मतलब पास नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लिखा है धात्विक खनिज, मतलब इसमें धातु पाई जाती है, वो धात्विक खनिज है। यह लिखा अधात्विक खनिज, मतलब धातु नहीं पाई जाती है, तो जो नहीं है शब्द ये आ से आता है। ठीक है, एक ट्रिक है तरह से, तो आप इस प्रकार से भी अपना ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग की बात करें तो यहाँ पे वे उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल या बुनियादी संसाधन प्रदान करते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो अगर आपको मान लीजिए पनीर बनानी है, पनीर की सब्जी बनानी है, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास दूध होना चाहिए, तभी तो पनीर बन पाएगा। तो पनीर जो है बनाने के लिए दूध होना चाहिए। दूध क्या है, कच्चा माल है जिससे आप पनीर बनाओगे। ठीक है, तो आधारभूत क्या हो गया, दूध हो गया। आधारभूत का मतलब ये होता है, जैसे हम घर बनवाते हैं तो घर बनवाने में हम पिलर डालते हैं, ठीक है, पिलर डालते हैं, तो पिलर क्या है, पिलर आधारभूत है जिसपे वो घर बनेगा। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों, कि जो आप सामग्री बना रहे हो उसके लिए कच्चे माल होने चाहिए, और जो कच्चे माल होंगे वही आधारभूत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वे उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इस्पात उद्योग है, ऊर्जा उद्योग है, ये सब आप देख सकते हैं। इस्पात उद्योग बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास लौह अयस्क होना चाहिए। जब लोहा ही नहीं होगा तो इस्पात उद्योग नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, गैरिसन नगर क्या होता है। गैरिसन नगर की अगर बात करें तो ऐसा नगर जो सेना या सैनिक छावनी के लिए बनाया जाता हो। सेना या सैनिक छावनी के मतलब ये है कि जहाँ पे मिलिट्री के जवान रहते हैं, जहाँ पे उनका ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे उनका कैंप होता है, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं, कैंप होते हैं, ऑफिस वगैरह होती है, ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। ऐसे स्थान को गैरिसन नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अंबाला कैंट, इसको कैंटोमेंट बोलते हैं। ठीक है, कैंटोमेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से कैंट बोलते हैं। कैंटोमेंट नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लोग कैंट बोलते हैं, जैसे अंबाला कैंट, आगरा कैंट, वाराणसी कैंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सैनिक जो है अपनी छावनी बनाकर रहते हैं, अपना जो है वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। तो ऊर्जा के जो अपारंपरिक स्रोत हैं ये यहाँ पे देख पाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को थोड़ा सा यहाँ पे लगाइए। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत है। ठीक है, पारंपरिक पहले देखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी आ। ठीक है, अब पारंपरिक देखते हैं। तो पारंपरिक मतलब होता है ऐसा स्रोत, ऐसा ऊर्जा के स्रोत जिसको उपयोग करने पर खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, इनको उपयोग करने समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाएंगे क्योंकि लिमिटेड में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपारंपरिक लगा देंगे तो इसका मतलब है कि ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसको हम उपयोग करेंगे समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली क्या होती है, सौर ऊर्जा होती है।
तो सूर्य कभी समाप्त हो सकता है भैया? समाप्त होगा तो कितने साल, कितने करोड़ों साल लग जाएंगे, तो इसका मतलब सूर्य समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा यानी जो हवाओं से, पवन से जो बनाई जाती है एनर्जी। बायोगैस, जो बायोगैस जो होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं उसके द्वारा जो बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, पत्तन या पोताश्रय में क्या अंतर है? अंतर पूछ लेगा पत्तन या पोताश्रय में, तो इसमें लिखेंगे पत्तन क्या होता है? जहाज की लोडिंग अनलोडिंग के लिए विकसित क्षेत्र। जहाज पे जहां लोडिंग होता है, मतलब कि जो समुद्र के जहाज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कोई जहाज आया है, तो यहाँ मुंबई तट पर, ठीक है, मुंबई तट पर। अब यहाँ से वस्तु क्या होगा, लोडिंग होगा अनलोडिंग होगा। लोडिंग मतलब उस पे वस्तु को चढ़ाया जाएगा, अनलोडिंग मतलब वस्तु को उतारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु को लोडिंग अनलोडिंग किया जाएगा। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उन्हें पत्तन कहते हैं, ठीक है। जहाजों पर लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, ऐसे क्षेत्रों को जो विकसित किए जाते हैं उन्हें जो है पत्तन के नाम से जानते हैं। इससे मुंबई पत्तन आपको उदाहरण दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं पोताश्रय क्या होता है। तो पोताश्रय मतलब कि जो जहाज के रुकने के स्थान होते हैं, मतलब कि एक गैराज बना होता है, एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे जहाज आके रुक सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन, कुछ ऐसे स्टेशन पे ट्रेन आती है, वहां पे सवारी उतरेंगे, सवारी चढ़ेंगे, ट्रेन चली जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहां जंक्शन होता है, जहां पे गैराज बने होते हैं, ट्रेन वहां पे जाके गैराज में रुकती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ समझ लीजिए, पत्तन का मतलब जहां से जहाज पानी के आएंगे, सामान चढ़ेगा, सामान उतरेगा, वहां पे आदमी भी चढ़ते उतरते हैं, तो उसे पत्तन कहते हैं। लेकिन जहां पोताश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है, उसको जगह देना, आश्रय देना कि भैया यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, ठीक है, वही बात है। तो जहां समुद्र के जहाज आके रुकते हैं, ठहर सकते हैं, उनको पोताश्रय के नाम से जान सकते हैं। जहाजों को तूफान और खराब मौसम की सुरक्षित रखने का जगह, मतलब कि भाई उनको जगह रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसे हम पोताश्रय कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, पत्तन एक बंदरगाह होता है, ठीक है, जबकि पोताश्रय समतट या खाड़ी पर प्राकृतिक रूप से बना होता है। जैसे पोताश्रय जो रुकने का स्थान होता है, ठीक है, पत्तन व्यापार के द्वारा होते हैं, जबकि पोताश्रय कटे फटे समुद्र तट पर होते हैं। जो पोताश्रय होता है कटे फटे जो समुद्र के तट होते हैं वहां विकसित किए जाते हैं। वही बात करें, पत्तन जो होते हैं सड़क रेल मार्ग से जुड़ते हैं, जबकि पोताश्रय प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण भी इसमें देखकर आसानी से अंतर भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें मानव भूगोल के दो उपागमों को उल्लेख कीजिए। तो मानव भूगोल के दो उपागम यहाँ पे अन्वेषण और विश्लेषण, ठीक है, ये और रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस और रहेगा, ठीक है। और ये है विश्लेषण, अन्वेषण और विश्लेषण, ये 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है। 2 पॉइंट पूछा गया, 2 ही पॉइंट लिखेंगे, जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि और विकास क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, वृद्धि जो होता है ये आकार और संख्या में होता है, ठीक है, आकार और संख्या में। जैसे मान लीजिए आपका एक कमरा है, फिर एक कमरा और बन जाए, फिर एक कमरा और बन जाए, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। एक कमरे के बाद दूसरा कमरा बन रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पे आकार और संख्या में, संख्या का मतलब जैसे एक कमरे के बाद दूसरा कमरा बना, फिर तीसरा कमरा बना, और आकार का मतलब ये है कोई दुबला इंसान है, मोटा हो जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो वृद्धि होना उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, आज मान लो जनसंख्या आपके क्लास में 100 है, कल 200 हो जाए, ठीक है, या मान लो 50 जनसंख्या है, जो है 50 जनसंख्या है, कल 60 हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास में गुणात्मक सुधार होते हैं, जैसे शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार। जैसे मान लो कि आज से 10 साल पहले जो शिक्षा मिलती थी वो अलग शिक्षा होती थी, जो आज शिक्षा मिल रही है वो अलग है, यानी कुछ शिक्षा में परिवर्तन हुए हैं। ध्यान रखिएगा, वृद्धि से ही विकास होता है, बात ध्यान रखिएगा, वृद्धि से ही क्या होता है, विकास होता है, क्योंकि ये वृद्धि धीरे धीरे होगी तो ही विकास का नया रूप ले लेता है। जैसे मान लो आपके क्षेत्र में कोई
बाजार हो, ठीक है। आज से 10 साल पहले देखिए वहां पे कितनी दुकानें थी, आज देखिए कितनी दुकानें वहां पे खुली होंगी। अगर आज से 10 साल बाद देखेंगे तो वहां पे कितनी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, विकास हो रहा है। तो विकास कैसे होता है, जब वृद्धि होती है, ठीक है। यानी वृद्धि होगी तभी विकास होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है। पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ तो बता दें आपको, इससे ईंधन, गैस, तरल पदार्थ को कम लागत में और कम समय में जाने के लिए सुरक्षित तरीका होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उदाहरण के तौर पर भारत में हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है सबसे बड़ी पाइपलाइन मानी जाती है। इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में HVG पाइपलाइन कहा जाता है। H मतलब हजीरा, V मतलब विजयपुर और J मतलब जगदीशपुर। HVG पाइपलाइन जो भारत का सबसे बड़ा पाइपलाइन माना जाता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है दिखाऊं एरिया कैसे जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से देख पाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है ये गुजरात से, गुजरात में यहाँ पे हजीरा पड़ता है और फिर विजयपुर MP में पड़ता है, फिर ये यूपी में जगदीशपुर जाता है, ठीक है। फिर ऐसे दिल्ली होते हुए गुड़गांव तक निकल जाता है। तो यहाँ पे HVG पाइपलाइन जो है, यानी पाइपलाइन जैसे कि सीवर होता है, सीवर नाली होता है, नाली सीवर की जो होती है ना पाइप, वैसे नाली की पाइप, ऐसे पाइप बिछाए जाते हैं। इसमें ईंधन यानी गैस, तरल पदार्थ, पेट्रोलियम, पानी, ये सब जाता है, उससे गैस पाइपलाइन या पाइपलाइन जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संभववाद क्या होता है। संभववाद की दोस्तों बात करें तो लिखेंगे इसमें, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाले जो विचारधारा है उसे संभववाद कहा जाता है। मतलब ये है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा की गई है, मतलब कि प्राकृतिक शक्ति को हटा दिया गया है। अब जो भी पावर किसके हाथ में है, मानव के हाथ में है, ठीक है, मानव के हाथ में है। जैसे मान लो आपके स्कूल में प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, ठीक है, प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो पावर किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। जब तक प्रिंसिपल था तब तक प्रिंसिपल के हाथ में पावर है, अगर प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो पावर किसी दूसरे हाथ में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों को दरकिनार कर दिया गया है, अब पावर किसके हाथ में है, मानव के हाथ में है। तो इसीलिए मानव की शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा संभववाद क्या है, एक विचारधारा है, एक थॉट है उन लोगों की जो मानते हैं कि मानव सर्वशक्तिमान है। इसमें देखिए, इसमें मानव सर्वशक्तिमान होता है, मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रेगिस्तान में नहरों के द्वारा खेती करना और नदी पर बांध बनाना, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। रेगिस्तान में कभी इंसान को लगता नहीं था कि इंसान रेगिस्तान में भी अपना खेती कर सकता है, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में भी अपना कृषि कर सकता है, लेकिन वहां से नहरों की द्वारा जो है सिंचाई करके वहां पे अच्छी खासी जो है खेती की जा सकती है और की जा रही है राजस्थान वगैरह में, ठीक है। नदी पर बांध बनाना, नदी के पानी को रोकना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब नदी पर मानव ने बांध बना दिया और फिर उससे विद्युत उत्पादन कर रहा है, पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है, झील का निर्माण हो रहा है, मत्स्य पालन हो रहा है, कई सारी सुविधाएं वहां से मिल रही हैं, तो मानव ने कुछ हद तक काम कर दिया है। जैसे चंद्रयान पे मानव चंद्रमा पे पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये कि चंद्रमा पे पहुंचने का मतलब ये है कि प्रकृति को मात दे दिया है मानव। नहीं, सर्वशक्तिमान कौन है इसमें, मानव है, ठीक है। निसंभववाद कहता है कि मानव सर्वशक्तिमान है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह के नाम लिखिए। तो मुंबई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बहुत सारे पोर्ट हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, बंजर और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर बताइए। एक बंजर भूमि है, एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। तो बंजर भूमि में लिखेंगे खेती के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होती है। अनुपयोगी देखिए, अगर मैंने आपको ट्रिक बताया था, उपयोगी लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे उपयोगी लिखा होता तो दूसरा होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है अनुपयोगी। अनुपयोगी मतलब उपयोगी नहीं है, ठीक है। आ गया ना, नहीं आ गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब खेती के लिए जो जमीन है वो उपयोगी नहीं है, उसे बंजर भूमि के नाम से जानते हैं, पहला। दूसरा देखिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ने कृषि योग्य तो पड़ी है लेकिन व्यर्थ पड़ी हुई है ना, खेती के लिए तैयार किया जा सकता है ऐसा भूमि है, लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही है, वो व्यर्थ पड़ी हुई है, परती पड़ी हुई है। तो उस पर खेती की जा सकती है लेकिन परती पड़ी हुई कोई खेती करने वाला नहीं है, तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। यानी कृषि के काम के लायक तो है लेकिन व्यर्थ पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। रोपड़ कृषि की विशेषताएं बताइए। तो रोपड़ कृषि पहले आपको थोड़ा सा बता दें, रोपड़ कृषि वे कृषि होती है जो बागानों में की जाती है, जो व्यवसाय के लिए की जाती
जाती है, जिसमें पूंजी अधिक लगती है, इसमें श्रमिक अधिक लगते हैं, उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो उसे रोपड़ कृषि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे विशेषताएं में कि एक फसल बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, एक ही फसल बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, पूंजी और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें चाय, कॉफी, रबर ये सब जो है रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर है, 3 पॉइंट लिखना है आराम से, इसमें आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा, कोई 1 नंबर भी काटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छंद उद्योग विशेषताएं बताइए। स्वच्छंद उद्योग देखिए नाम से स्पष्ट है, स्वच्छ, हर जगह स्वच्छ मतलब कि साफ सफाई है, स्वच्छ है ना। जब साफ सफाई होगा तो इसका मतलब स्वच्छ है, तो इसका मतलब स्वच्छ उद्योग, ऐसा उद्योग जिसमें कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है उसे स्वच्छ उद्योग के नाम से जानते हैं। ये उद्योग प्रदूषण रहित होते हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। वो काम जो हाथ से किए जाते हैं, जो परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं, उन्हें स्वच्छंद उद्योग के नाम से जानते हैं। एक भाषा में अगर कहें तो कुटीर उद्योग, आपने नाम सुना होगा, कुटीर उद्योग आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। जो स्वच्छंद उद्योग होता है, हाथ से किया जाता है, परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है और लोग उसमें काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये भी प्रकार से स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। बात करते हैं अंकीय विभाजक क्या होता है। तो देखिए अंकीय विभाजक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, लिखेंगे इसके बारे में। यह तकनीकी और इंटरनेट तक आसमान पहुंच को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इंटरनेट उपलब्ध कराने का एक अंतर होता है। समझ में आया नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा। तो पहले यहीं पे देख लेते हैं अंकीय विभाजक। अंकीय विभाजक, विभाजक का मतलब क्या होता है? विभाजक मतलब बंटवारा होना, ठीक है, बंटवारा होना। विभाजक मतलब बंटवारा होना। अब किसमें अंकीय विभाजक मतलब मान लेते हैं ये बंटवारा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ये है, कोई एक क्षेत्र बी है, ठीक है। यहाँ पे विकास ज्यादा हो रहा है, यहाँ विकास कम हो रहा है, तो इन दोनों में अंतर देखा जाएगा कि कहाँ विकास ज्यादा हो रहा है, कहाँ विकास कम हो रहा है, कहाँ प्रतिविधियां अच्छी है, कहाँ तकनीकी अच्छी है, कहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं। तो इन दोनों का जो विभाजन होगा वो अंक के आधार पर किया जाएगा। जैसे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो क्या करता है, आपको अंक देता है, उस पर नंबर देता है। जब नंबर देगा तो पता चलेगा कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है, तभी तो पता चलता है जब उससे नंबर दिया जाता है। तो ही जब किसी क्षेत्र को अंक के द्वारा विभाजित किया जाए, यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कोई ऐसी चीज हो जो उसके आधार पे विभाजित किया जाए, तो उसे अंकीय विभाजन के नाम से जानते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि कहीं पे जो है इंटरनेट बहुत अच्छी सुविधा है, कहीं इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, कहीं तकनीकी बहुत अच्छी है, कहीं तकनीकी सुविधा अच्छी नहीं है। तो वही चीज कह रहा है कि आसमान है, आसमान पहुंच का मतलब कि समान नहीं है। वही मैंने बताया था, छोटा आ देख लीजिए, ठीक है। आसमान है मतलब कि सभी जगह समान नहीं है। क्या सभी जगह 5G पकड़ता है? नहीं, सभी जगह 5G नहीं पकड़ता है। 5G सबसे ज्यादा कहाँ पकड़ता है? 5G पकड़ता है सबसे ज्यादा शहरों में, गांव में बहुत कम पकड़ता है 5G। ऐसे गांव में चलिए जहां पे नेटवर्क ही पूरे गायब हो जाती है, तो क्या समान तकनीकी है, समान इंटरनेट है? नहीं है। तो अंक के द्वारा इसके विभाजक कर सकते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। वही चीज यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि एक शिक्षित, यहाँ पे दीक्षित लिखा है, शिक्षित या विकासशील देश में सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास अंतर को अंकित विभाजक कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी सूचना होती है, जो भी तकनीकी होती है, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार संतुलन के बारे में देखिए, ये किसी देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है, ठीक है। किसी देश के निर्यात और आयात के, यानी जो वस्तु हम खरीदते, जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं। जैसे चाइना से सामान हम भारत में मंगाते हैं, भारत में सामान आता है और कुछ सामान बेचा जाता है, लेकिन आता यहाँ पे भारत में ज्यादा है, यानी भारत में जो है ज्यादा आयात किया जाता है और निर्यात बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ पे जो बीच का अंतर होता है उसी को व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर बताता है। यह एक आर्थिक संकेत है
व्यापार संतुलन से पता चलता है कि देश की आयात से ज़्यादा निर्यात कर रहा है या निर्यात से ज़्यादा आयात कर रहा है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये आपके पास है, कितना वस्तु जो है आप खरीद रहे हैं और कितना पैसा बचा रहे हैं, कितना वस्तु खरीद रहे हैं, कितना पैसा बचा रहे हैं, जितना बचाएंगे जितना खरीदेंगे उन दोनों के अंतर को व्यापार संतुलन कह सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, 50वां आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फुटकर व्यापार सेवा की विशेषताएं बताइए। फुटकर व्यापार सेवा, आप अपने मार्केट में जाते होंगे, छोटे मार्केट में, वहां पे फुटकर सामान खरीदते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो पूरा पूरा एक दुकान होती है, वहां से होलसेल के सामान मिलते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे दुकान होते हैं वहां से फुटकर सामान मिलते हैं। तो फुटकर सामान मतलब कि आपको छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं। उसमें विशेषता लिखना है तो लिखेंगे उपभोक्ताओं तक सीधे सामान पहुंचना, ये फुटकर सेवा होता है। कोई वस्तु होती है उपभोक्ता तक सीधे पहुंचता है। नेक्स्ट है छोटे पैमाने पर व्यापार। जो छोटे पैमाने पर व्यापार होते हैं उन्हें हम फुटकर सेवा के नाम से जानते हैं। जैसे कि किराना दुकान होते हैं, वहां से लोग जाते हैं अपना 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, नमक, ये सब लेते हैं। ऐसे ही आप किसी दुकान पे गए हैं तो वहां पे एक कपड़ा लेंगे, 2 कपड़ा लेंगे, ठीक है, लेकिन जो कपड़ा वाला दुकान है वो होलसेलर दूसरे दुकान से लेकर आएगा, वो पूरा का पूरा बंडल लेकर आएगा, पूरा का पूरा पैकेट लेकर आएगा, तो उसको बेनिफिट वहां से मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से फुटकर सेवा का कि आप फुटकर सामान खरीदते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे, आपने किया होगा। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने कवर किए हैं, आप पूरा देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको दे देते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है यहाँ पे मैसेज करना होगा। एक नंबर बता दे रहा हूँ आपको, एक नंबर है 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको जो है पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। पूरा हर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।